हेलो वेलकम एवरीवन टू रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। माय नेम इज़ भवानी सिंह। आज हम बात करेंगे मणिपुर क्राइसिस के बारे में। आपने न्यूज़ में हर न्यूज़ चैनल पे देखा होगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स हिस्ट्री ऑफ मणिपुर एंड वी विल कंक्लूड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस crisis and what is the stand of Supreme Court, what is the stand of government, what is the stand of state government and what is this ethnic जो कॉन्फ्लिक्ट है, पूरा जो ट्राइब्स का कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिलीजन का एंगल है, वी विल सी ऑल ऑफ देम इन डिटेल। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट। मणिपुर के मैप के बारे में देखते हैं। मणिपुर में जो ट्राइब्स हैं आपकी, वो हैं आपके यहाँ पे जो हिल एरिया है, मेनली हिल एरिया के अंदर आए आपकी नागा ट्राइब एंड कुकी ट्राइब। और यहाँ पे जो म्यांमार का बॉर्डर है, यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपन कहते हैं चिन ट्राइब कहते हैं। और मेनली जो अगर आप मणिपुर का मैप अगर एज ए स्टेडियम देखोगे, देन यहाँ पे जो प्लेन एरिया है उसके अंदर रहते हैं मैतीज पीपल, ठीक है, प्लेन्स में। ओके, फिर आपका जो अगर इम्फाल वैली है, इम्फाल वैली के पास में जो पूरा आपका जो वैली ये है, पूरा वैली वाला रीजन है आपका। दिस इज अ वैली रीजन एंड ये दिस इज ऑल हिल रीजन, ये हिल एरिया आपका पूरा। नाउ नेक्स्ट जब देखते हैं कि मणिपुर का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो मणिपुर का पुराना नाम हुआ करता था वो था कांगलाई पाक। यहाँ पे मैतीज लोग रहा करते थे और इनके जो थे जो किंग थे, मैती किंग थे, वो थे, उनका नाम था पमाइबा, ठीक है। फिर पमाइबा एक हिंदू जो प्रीचर होते हैं उनके संपर्क में आते हैं और अपना नाम कर लेते हैं गरीब नवाज। एंड जो मणिपुर का जो स्टेट रिलीजन होता है जो कांगलाई पाक का, वो भी करते थे हिंदुइज्म, और उसके पे एक संस्कृत नाम अडॉप्ट करते हैं मणिपुर का, दैट इज कांगलाई पाक का, दैट इज मणिपुर, ठीक है। तो ओरिजिनली नेम क्या था मणिपुर का? कांगलाई पाक, ठीक है। नाउ जो आगे जो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे राइज होगा, जो बर्मा था, जो पमाइबा थे, ही इज वेरी एम्बिशियस रूलर। सो वो पूरा का पूरा जो बर्मा है, यहाँ पे मणिपुर है, जो बर्मा म्यांमार का रीजन है, उसको एक्वायर कर लेते हैं थ्रू डिफरेंट वॉर्स। बट जब उनकी डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो म्यांमार का जो बॉर्डर है, वापस जो यहाँ से जो ट्राइब्स होती हैं वो यहाँ पे अटैक करना चालू कर देती है। इसके बाद बर्मीज जो पीपल होते हैं वो मणिपुर पे अटैक करना चालू करते हैं, ठीक है। और वो आते आते 1890 में जो किंगडम ऑफ बर्मा है, यहाँ पे मणिपुर के अंदर जो पूरी ट्राइब्स है उनको बाइफरकेट कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो यहाँ पे असम के रीजन है, असम, मिजोरम, नागालैंड के रीजन है, जो यहाँ पे अलग अलग जो कुकी ट्राइब है, मैती ट्राइब है, आपको नागा ट्राइब है, यहाँ पे अलग अलग रीजन में आपको मिलेंगी आपको सारी ट्राइब। ओके, अब इसके बाद जब मणिपुर के अंदर किंगडम ऑफ बर्मा का हो जाता है सॉल्यूशन, तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स उस टाइम इंडिया में होते हैं और मणिपुर के लोग हैं ना, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं और दो वॉर लड़ते हैं ब्रिटिशर्स, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर और सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, और फाइनली कंक्लूड करते हैं थर्ड वॉर के अंदर, जो पूरा पूरा मणिपुर का एरिया है उसको इंसेट करते हैं और बर्मा के जो लोग हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो कोई चीज़ फ्री में तो करते नहीं थे। देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच फॉर ब्रिटिशर्स। या तो ब्रिटिशर्स के रूल करने के दो तरीके थे, या तो वो क्या करेंगे कि वहाँ पे एक उसको प्रिंसली स्टेट बना देंगे और अपना एक एजेंट वहाँ रख देते थे जो राजा का एडवाइजर होता था, या फिर उस पूरी टेरिटरी को वो एनेक्स कर लेते थे। मणिपुर के अंदर उन्होंने सॉल्यूशन किया कि यहाँ पे उसको बना दिया प्रिंसली स्टेट। जो बर्मा का जब उन्होंने अटैक किया था, तो उन्होंने जब 7 ईयर तक उन्होंने काफ़ी मारकाट मचाई यहाँ पे मणिपुर में, तो उसको ये लोग कहते हैं चाही तारे कुंतपगा, मतलब 7 ईयर्स ऑफ डिवास्टेशन इसका नाम रखते हैं, जो बर्मी स्लॉटरिंग हुई थी यहाँ पे। अब ये जो डिफरेंट ट्राइब्स थी, इनको ब्रिटिशर्स जो होते हैं, वो अंग्रेज होते हैं, वो उनका नाम दे देते हैं कुकी ट्राइब, ठीक है। ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं कुकीज के अंदर, वापाई, पाते, आईमोल, जू, ये सब करके डिफरेंट ट्राइब हुआ करती थी। ऐसे ही आपके नागाज में होगी, ऐसे ही आपकी मैतीज में ट्राइब्स थी, उनको अलग से मैतीज के अंदर जो अलग अलग एथनिक लोग थे वो एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं मैतीज करके। अब जो बेसिक मैंने शुरू में बात बताई थी, यहाँ पे नागा ट्राइब है आपकी, यहाँ पे हिल एरिया के अंदर कुकी ट्राइब है, और यहीं पे आपका जो मेन चूरा चंद्रपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे, और यहाँ पे जो चिन्स है, तो कुकी चिन या कुकी जोमी ट्राइब भी कहते हैं इसको, और कुकी चिन ट्राइब भी कहेंगे, जो इनसे एसोसिएट करती है। ओके, अब ये जो मणिपुर के अंदर
ब्रिटिशर्स क्या रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स का एक था कि वो जनरली प्लेन एरिया पर रूल करते थे, माउंटेन एरिया को जनरली वो छोड़ देते थे। तो मणिपुर को उन्होंने वैली और जो हिल एरिया था उसको सेपरेट कर दिया। मतलब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इतना इफेक्टिव नहीं था ब्रिटिशर्स का, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू वहाँ पे वेपन्स पहुँचाना, वहाँ पे वॉल लड़ना इन हिली एरिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसलिए वो हमेशा प्लेन्स पे रूल किया करते थे। ओके अब जो ये कुकी लोग थे ये कह रहे हैं कि इनको पूरा जो इनका होमलैंड है, कुकी होमलैंड है, ये पूरा असम का, मणिपुर का, नागालैंड का इलाका मिला के ये कहते हैं हमारा एक कुकी होमलैंड है। और इसी दौरान क्या होता है कि जो ईयर ऑफ 1908 और 1909 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सीन चालू होते हैं, और 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो वहाँ पे उस टाइम ब्रिटिशर्स हेल्प मांगते हैं कुकी ट्राइब और मैती ट्राइब से। तो अराउंड मैती ट्राइब से यहाँ पे 2000 लोग जाते हैं मणिपुरी, जो मैती ट्राइब जाते हैं, और कुकी के जो लीडर होते हैं वो इस टाइम मना कर देते हैं इनको कि वी विल नॉट ज्वाइन यू इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो कुकी लोग हैं उन पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, उसको अपन कहते हैं एंग्लो कुकी वॉर भी कहते हैं, और इनको सेपरेट करना चालू कर देते हैं, जिसको नाम दिया एंग्लो कुकी वॉर। अब इस टाइम क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स को भी लगता है कि कुकीज़ के साथ जो हिल्स में लड़ाई करना मुश्किल है, और वो डिफीट उन्होंने हरा तो दिया था उनको, बट अब वो चाहते हैं उनका सोशल इंक्लूजन करना। सोशल इंक्लूजन करने के लिए वो अपने क्रिश्चियन मिशनरीज भेजते हैं, इसीलिए धीरे धीरे जो कुकी लोग हैं उनका रिलीजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाते हैं मोस्टली कुकी ट्राइब के लोग। और जो मैती ट्राइब के लोग हैं, जो अपने राजा की वजह से जो हिंदू स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया था उन्होंने, तो अपने राजा की वजह से ये मेनली किस रिलीजन के थे, बिलोंग टू हिंदू रिलीजन। ठीक है, और मैती ट्राइब जनरली किस में रही, हिंदुइज्म में रही। ओके अब इस टाइम जो 1908 और 1955 के आसपास में जब अंग्रेज जाने वाले होते हैं, तो पहले से जो ट्राइब्स होती है उनको बता देते हैं कि वी विल गोइंग टू लीव, एंड कि जो आपका पुराना स्टेटस है, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब 1947 में दिया, तो उसमें उन्होंने कहा जितनी भी प्रिंसली स्टेट है उनकी जो यथा स्थिति जो हमारे आने से पहले थी, बिफोर वी केम, और जब हमने सब्सिडरी अलायंस, अलग अलग अलायंस साइन किया आपसे, जो 1857 का एक्ट था, उसके बाद में 1919 का एक्ट था, सो आपकी वही पोजीशन बनी रहेगी, तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज ए फ्री किंगडम। बट जो राजा बोधचंद्र होते हैं, बोधचंद्र सिंह होते हैं मणिपुर के राजा, वो मणिपुर के राजा इंडियन गवर्नमेंट के साथ आगे जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। उससे पहले जो मणिपुर के लोग हैं, राजा वो कहते हैं कि जस्ट ब्रॉड सम डेमोक्रेसी, कुछ डेमोक्रेसी लेके आइए, इसलिए राजा लेके आते हैं मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947। इसमें कुछ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी जाती है, और जो अकाउंट प्रेशर्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मणिपुर में सेटअप की जाती है। अब क्या होते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मतलब जो टिपिकली उनको कॉन्कर तो क्या नहीं था, एज इट इज छोड़ दिया था। तो एज इट छोड़ दिया तो वो लोग वहाँ के वो कह रहे थे कि वी वांट ए फ्री स्टेट। जैसे नागालैंड के अपन आगे देखेंगे, नागालैंड, नागा पीपल जो है वो ग्रेट लैंड ऑफ नागालैंड, बर्मा, असम, नागालैंड, मिजोरम, म्यांमार मिला के एक ग्रेट देश की बात करते हैं, उनको ग्रेट नागालैंड कहते हैं उसको, वो चाहिए। जबकि कुकी ट्राइब है, उनका कहना है कि हम एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं जिसके अंदर हमारी ऑटोनॉमी हो। ठीक है, तो ये चीज़ चलती रही। और जो मणिपुर के राजा थे, इन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लीजिए, हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें रहेंगी, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स। आपकी 3 चीज़ें हमारे पास रहेगी, बाकी आपका स्टेट ऑटोनॉमस रहेगा। बट क्या होता है कि जो मणिपुर के राजा होते हैं, बोध चंद्र सिंह, ये गए हुए होते हैं शिलोंग के अंदर, और शिलोंग के अंदर इनको हाउस अरेस्ट पर रख लिया जाता है जब तक ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या मर्जर डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया राजा ने 11 अगस्त 1947 को, और यहाँ पे इनको पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया। पार्ट सी स्टेट वो होते थे पहले जो ओरिजिनल इन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव क्लासिफाइड स्टेट्स इनटू पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी में जो स्टेट होते थे उनको थ्रू प्रेसिडेंट और थ्रू ऑफिशियल कमिश्नर के थ्रू रूल किया जाता था, उनको जो दीवान जिसको कहते हैं अपन, वो हुआ करते थे। अब जो इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सटेंशन जो साइन किया था, वहाँ पे ट्राइब्स का कहना था कि ये राजा को जबरदस्ती साइन करवाया गया है, वी नेवर वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हमेशा वो क्या शुरू में सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, और अलग अलग वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, वहाँ पे अलग अलग आते हैं। ओके,
तो एग्रीमेंट ऑफ मर्जर साइन हो जाता है 21 सितंबर 1949 को, मणिपुर स्टेट इसके अंदर पूरा मर्ज हो जाता है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसको पार्ट सी स्टेट में कैटेगराइज किया गया था। अब इसी दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट है मैतीज के लिए और जो पूरा मणिपुर स्टेट के लिए जो सेक्शन 158 जो लैंड रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म का एक्ट लेके आती है 1960 में, इसको अंदर क्या हो जाता है कि जो मैतीज लोग हैं वो कह रहे हैं कि मणिपुर के अंदर जितना भी मैती पीपल है वो उनका होमलैंड है, और कुकी जो लोग हैं ये तो करीब 18 तो 19 सेंचुरी में आए हैं और हम यहाँ के नेटिव हैं, ये मैतीज का कहना है। बट ये जो कानून होता है, ये जो एक्ट होता है, ये मैतीज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप हिली एरिया में कोई भी वहां पे लैंड नहीं खरीद सकता, ठीक है। बट इनको अभी तक कुकीज को जो आगे देखेंगे किस एक्ट में रखा जाता है, ठीक है। अब जो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1960s में आर्टिकल 342 के तहत जो एसटी के अंदर कौन इंक्लूड होगा कौन नहीं इंक्लूड होगा उसके लिए कमेटी बनाती है। उस कमेटी का नाम होता है लोकूर कमेटी। लोकूर समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इसके में जो किसको एसटी में इनका इंक्लूड किया था, किसमें इन्होंने एक्सक्लूजन किया था, उसके में जो लिंक है मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप वेरीफाई कर लेना उसको, ओके। और अब इनका क्राइटेरिया क्या था, इनका क्राइटेरिया था 3 चीजों का, प्रिमिटिवनेस एसटी का डिसाइड करने का, डिस्टिंक्टिवनेस विशिष्टता, आइसोलेशन, इनहिबिशन और बैकवर्डनेस। इन 5 क्राइटेरिया पे लोकूर समिति ने डिसीजन लिया था और इन्होंने जो कुकी ट्राइब थी और जो नागास थे इनको एसटी का स्टेटस दे दिया। बट मैतीज कह रहे थे हम ओरिजिनली जो ये मर्जर एक्ट साइन हुआ था उससे पहले हम ऑलरेडी एसटी में थे, बट जो ये एक्ट आया है लोकूर समिति ने जो सिफारिशें दी है इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें अपना के जो मैतीज है उनको किस में रख दिया, आपके एससी और मेनली ओबीसी कैटेगरी में रख दिया। अब वहां पे जो मैंने बताया अलग अलग ग्रुप आए थे, तो ये जो ग्रुप है ये इंसर्जेंट ग्रुप बन गए थे जैसे ही इसका मर्जर हुआ था, और इन्होंने इनके हाथ में वेपन्स थे। और वेपन्स का भी एंगल बताऊंगा, वेपन्स इतनी इजीली अवेलेबल कैसे हो रहे हैं इनके पास। जैसे कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया में बाकी रेस्ट ऑफ स्टेट्स में, तो उन एरियाज में जनरली लोग लाठी वगैरह लेके आते हैं और या प्रोटेस्ट करते हैं, धरने बैठ जाते हैं। बट जब मणिपुर में जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो दे हैव वेरी एडवांस्ड वेपन। आर्मी के जो लेवल के वेपन है उनके पास, स्पेशल फोर्सेस के वेपन है वो भी उनके पास अवेलेबल है अलग अलग। तो ये अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप थे, यूएनएलएफ, आपके पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक जो मणिपुर का पुराना नाम था, और कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी। ये सब क्या होते हैं, आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप होते हैं। अब आगे क्या होता है कि जो मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट है मर्जर के बाद में, ये लोग मानते थे कि मणिपुर को जबरदस्ती एनेक्स किया गया था और कि बोध चंद्र को जो मर्जर एग्रीमेंट है साइन करने के लिए फोर्स किया गया था। और जो मैंने बताया कि ये लोग बात कर रहे थे किसकी, दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट जो नागा पीपल है वो ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं कि हमको एक पूरा देश बनाना है। और इसी के बाद जो अलग अलग जो मैंने बताया रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो मैतीज ने शुरू में बनाना चालू कर दिए थे, इनकी खुद की आर्मी हुआ करती थी, उसको ये इंसर्जेंट कहते थे। मतलब एक तरीके से इनके कोई सोल्जर्स थे, इन्होंने रिक्रूट करना, पर्सनल सोल्जर्स रखना चालू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और वैसे नागाज का जो आर्म्ड ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप है, उसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN जिसको कहते हैं अपन। और जो कुकी है इन्होंने भी कमिटी डिमांड की, जो कुकी लैंड मूवमेंट है उसको जो स्ट्राइक्स हो रही है, हाईवेज हो रहे हैं, उसमें भी इनका फेवर किया जाए। अब NSCN ने भी क्या किया, अलग अलग जो जगह है वहाँ पे अटैक किया और अराउंड जो आर्मी के कॉन्वॉय वगैरह थे उन पे अटैक करके 26 सोल्जर को इसमें उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे बात करना चालू किया। और जो सितंबर 1393 को जो नागा मिलिटेंट्स थे जो NSCN के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने 115 कुकी लोगों को, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इसमें इनके आर्म ग्रुप्स बन रहे थे, 115 कुकी लोगों को मार दिया था। इसी दिन को आप जो कुकीज हैं वो मनाते हैं एज ए ब्लैक डे। अब जो कुकीज बात कर रहे हैं, अपने कुकी स्टेट की बात कर रहे हैं, वो स्टेट की इमेजिनेशन ऐसे कर रहे हैं, नागालैंड वाले भी इसी में कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये इनके कॉमन कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। कुकीज क्लेम कर रहे हैं इसको और नागाज क्लेम कर रहे हैं ग्रेटर नागालैंड को। अब कुकी की आर्मी होती है, उसका नाम होता है जोमी रियूनिफिकेशन फ्रंट, ये भी एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप होता है। और बेसिकली इनका एजेंडा होता है कि हम इंडियन यूनियन से क्या सीड कर जाएं, इंडियन यूनियन से हम बाहर निकल जाएं और सेपरेट जो हमारा प्री मर्जर स्टेटस था वो रिस्टोर कर दिया जाए। और जो नागाज की आर्मी जो NSCN है वो भी इंसर्जेंसी करती है। और इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देती है। और जब गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करती है तो वहां पे लगा देती है
AFSPA, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट में जनरली अगर आर्मी को किसी पे शक भी है तो आर्मी कैन शूट दैट पर्सन, ओके। अरेस्ट की भी इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो फिर इसी वजह से जब आर्मी वहाँ आ जाती है, AFSPA लगा दिया जाता है, तो जून 14, 2001 को सीज फायर एग्रीमेंट सेंटर और जितने भी नागा एबिडेंट है उनके बीच में चालू हो जाता है। अब नागालैंड में जब ये पीस प्रोसेस चालू हो रही है तब ये दिक्कत है कि अब मैतीज को लगता है कि नागाज को अपना होमलैंड मिल जाएगा, नागाज को अपना लैंड मिल जाएगा, गवर्नमेंट के साथ वो नेगोशिएशन करके ये चीजें कर सकते हैं। इस वजह से मैती पॉपुलेशन क्या हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ग्रेटर नागालैंड की क्रिएशन जो मणिपुर का ज्योग्राफिकल एरिया है वो श्रिंक कर देगी, ठीक है। अब इसी की वजह से बाद में जो मैंने कहा था मैतीज के भी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने जो वहाँ की असेंबली थी वहाँ पे आग लगा दी असेंबली के अंदर। वहाँ पे अराउंड 13 लोग इंडियन स्टेट के असेंबली को डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने। और ये गोखुरम करके गांव है, वहाँ पे जो कुकीज है इन्होंने लगा रखा है कि नागाज और नॉट इंडियंस, देयर टेरिटरी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ऐसे करके गांव में एक बोर्ड सा लगा रखा, साइन बोर्ड, बिकॉज ऑफ दैट 115 किलिंग जो की थी उन्होंने नागाज ने, उसकी वजह से। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है धीरे धीरे कुकीज और नागाज है, ये हिली एरिया में है, आपके मैतीस प्लेन्स एरिया में। अब ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में एक तरीके से गहरा जाता है। और इसका जो मैतीज है वो एलिज करते हैं कि कुकीज़ की जो पॉपुलेशन है, कुकी चिन ट्राइब जो है उनकी पॉपुलेशन है वो 30% तक राइज कर गई। और ये क्या एक तरीके से अबनॉर्मल ग्रोथ है, और जो ऑलरेडी अबनॉर्मल ग्रोथ है, और ये ग्रोथ हो किस वजह से रही है, जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं और जो इमिग्रेंट आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं आपके म्यांमार से, उस वजह से कुकी चिन ट्राइब की जो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। इसी के बीच में मनमोहन सिंह फिर साइन करते हैं, क्योंकि अब जब एक से आप बातचीत करो तो दूसरा ग्रुप वहां पे अटैक कर देता है, दूसरे से बात करो तो पहला उसको विड्रॉ कर लेता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्ट था कि वो सारे ग्रुप्स को एक साथ कैसे ले आए। तो फाइनली गवर्नमेंट जो कुकीज के 30 इंसर्जेंट ग्रुप है उनके साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन करती है। इस पैक्ट में क्या होता है कि जो कुकीज है उनके साथ सेटलमेंट करती है गवर्नमेंट की, आप अटैक नहीं करेंगे किसी भी प्लेस पे, आप लड़ाई नहीं करेंगे, और इनका एक कार्डर बना दिया जाता है पूरा, उस एरिया के अंदर इनके वेपन्स सारे रख देते हैं इस एक्ट पैक्ट के तहत। और एक चाबी आर्म फोर्सेस के पास रहती है और उसकी एक चाबी जो इनके लीडर होते हैं उनके पास रहती है, और उसी एरिया में ये रहते हैं। और उसी पैक्ट को गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट आई वो एक एक साल उसको एक्सटेंड करती गई, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। तो कुकीज़ के लीडर भी ये कहने लगे कि आइदर आप इसका सोल्यूशन निकालिए या फिर हम वापस अपने एग्रीमेंट को ब्रोक कर देंगे। तो ये बात हो गई थी 2008 तक, मनमोहन सिंह ने ये कर लिया था। और जो कार्डर बना दिया था 2266 कार्डर बना दिए थे, 14 डेजिग्नेटेड कैंप्स बना दिए, सेटअप कर दिए, और टेम्परेरी एसएसओ एग्रीमेंट साइन किया गया कि आप पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, कुकीज को बोला, और ये दोनों मतलब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। और इन्होंने स्टार्ट किया कि मणिपुर के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी चालू होगा। अब ये जो चीज है ये है मणिपुर के अंदर, मणिपुर, म्यांमार और चाइना के अंदर जो लोग कर रहे हैं, लाओस कंबोडिया के रीजन में, ये इसको कहते हैं अपन गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मेनली इलीगल ट्रेड होता है किसका, ओपीएम, और इसको पॉपी भी कहते हैं। ये मतलब ड्रग्स ट्रेड होता है, ड्रग्स का ट्रेड होता है। तो इसके अंदर काफी मिलिटेंट ग्रुप भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है तो उसी ड्रग्स के पैसे से ये जो मॉडर्नाइज वेपन्स है, चाइना के थ्रू, लाओस के थ्रू, कंबोडिया के थ्रू, मणिपुर की जो अलग अलग ट्राइब्स है, अलग अलग जगह हैं, उन पे ये इंपोर्ट करते रहते हैं। इसी की वजह से इनके पास इतने अच्छे वेपन्स अवेलेबल हैं। अब जो मैं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा था कि 1971 से 81 के बीच में 24.66% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ओके। और आप हिल एरिया में देखोगे, जो प्लेन एरिया में अराउंड 32% ग्रोथ है, और हिल एरिया में ग्रोथ अराउंड 100% से भी ज्यादा है। अब नॉर्मल ग्रोथ का मैं कारण बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब मैती पीपल का कहना है कि 1901 में हम लोग हुआ करते थे अराउंड 60% ऑफ पॉपुलेशन। अब 2022 में हमारी पॉपुलेशन रह गई 49%। और कुकी पीपल थे जो 1901 में थे महज 1%, वो अब कितने हो गए 29%। तो यही अब नॉर्मल ग्रोथ है। और दूसरा एक चीज ये जो कह रहे हैं बार बार कि इनके पास है एसटी का स्टेटस, तो मतलब मैती पीपल जो है इस एरिया के बाहर ना जमीन खरीद सकते हैं, ना कोई लैंड एक्वायर कर सकते हैं। बट दीज पीपल कैन, जो आगे बताऊंगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत उसके प्रोविजंस में लिखा हुआ है
तो ये लोग नहीं खरीद सकते। और मैतीज का कहना है कि जो ये पूरा पूरा होमलैंड है ये हमारा है, तो हमको हमारे एंसेस्टर का है, तो हमको मणिपुर में कहीं भी जगह कहीं भी रहने का अधिकार होना चाहिए। इस वजह से और धीरे धीरे अगर इन पर एसटी का स्टेटस है तो ये फाइनेंशियली वायबल होते जा रहे हैं, और जो यहाँ की डेमोग्राफी है, प्लेन्स की डेमोग्राफी है, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब कुकीज का क्या कहना है वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। और जो एक चीज और बताई थी कि जो फॉरेस्ट एक्ट था उसके प्रोविजन जो थे 29 के अंदर, इसमें जो चूरा चंद्रपुर का मैं बात कर रहा था उसके अंदर लैंड सर्वे किया जाता है, क्योंकि लैंड सर्वे गवर्नमेंट कंडक्ट कराना चाहती है, जिस वजह से जो फॉरेस्ट के अंदर जो सेक्शन 29 में बैन लगा रखे हैं वो चीजें वहां पे हो रही थी, वहां पे हंटिंग हो रही थी, लीगल ग्रेजिंग करा रहे थे बिना विदाउट द परमिशन ऑफ जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसकी परमिशन, गवर्नमेंट है, मणिपुरी गवर्नमेंट है, उसकी परमिशन के बिना ये करवा रहे थे। ओके। और बस इनका भी कहना है इस चीज में, जो मैतीज है वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 371 पूरा 371 के अंदर अलग अलग क्लॉजेस हैं, तो 371 के अंदर जो स्पेशल प्रोविजंस हैं मणिपुर स्टेट के लिए सी के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं, उसके अंदर कहा गया है कि जो हिल एरिया है वो प्योरली इनके लिए जो प्रिजर्व्ड है, मणिपुर के अंदर कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और मणिपुर गवर्नमेंट भी चालू कर देती है वहां पे इविक्शन ड्राइव, एक तरीके से जो चूरा चंद्रपुर का डिस्ट्रिक्ट था, इलीगल जो वहां पे लोग थे कुकी ट्राइब और वहां पे जो कर रहे थे वहां पे हंटिंग गैदरिंग या फिर फॉरेस्ट को एक्वायर करना, और उनका आरोप ये था मेनली कि यहाँ पे ये लोग हिल एरिया के अंदर इलीगल खेती कर रहे हैं, ओपीएम की और पॉपी की खेती कर रहे हैं, ड्रग्स की जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और इविक्शन की वजह से क्या हुआ कि वहां पे इस थोड़ा इंटेंसिफिकेशन होने लगा, और 200 से ज्यादा लोग इससे क्या हो गए, होमलेस हो गए। ऐसा आप देख पा रहे हो पूरे घर वगैरह जिन्होंने गवर्नमेंट ने तोड़ दिए थे इविक्शन ड्राइव में। बट यही ड्राइव ये जो नागालैंड की गवर्नमेंट है वो भी करना चाहती थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या रोक दिया कि अगर आप ये चीज करेंगे तो वहां पे क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा और वहां पे वायलेंस बढ़ सकता है, वायलेंस छिड़ सकता है। इसलिए नागालैंड में तो ड्राइव रोक दी गई, बट मणिपुर में ड्राइव कंटिन्यू रही। और इसी दौरान क्या था कि जो कुकी की स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने कुकी मार्च निकाला, सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, और वहीं पे कहीं आसपास एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उनका फंक्शन हो रहा था। और इसी फंक्शन में क्या हुआ कि इतने ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो गया वायलेंस का कि पुलिस और जो ट्राइब्स के लोग हैं उनके बीच में वायलेंस होने लगा, उनके बीच में आपस में लड़ाई छिड़ गई। और ये जो ट्राइब फिर उसके बाद जो दो मैं याद दिलाता हूँ पुराना जो एससीओ किया था, एग्रीमेंट किया था इनके बीच में, सारी ऑपरेशन एपेक्ट किया था, तो उसमें ट्राइपार्टाइट पैक्ट किया, मणिपुर की सरकार इसमें थी, यूपीए गवर्नमेंट थी इसके अंदर, और वहां के ट्राइबल लोग टेम्परेरी सस्पेंशन किया था ऑपरेशन का। और इसी में इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि जो दो ग्रुप है जिनका नाम है आपका कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, ये लोग क्या है इसमें एलिजिडली इस पैक्ट को वायलेट कर रहे हैं, और वायलेट कर रहे हैं इसलिए हम इन दो ट्राइब्स को इस पैक्ट से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और इसी दौरान क्या हुआ कि जो मेनली पॉपुलेशन मैंने कहा शुरू में कि क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से कुकी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस है, सो उनके भी आपके जो चर्चेज वगैरह हैं वो जो थे गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब जो कुकी ट्राइब है, सॉरी क्या कहते हैं, मैती ट्राइब है, मैती ट्राइब ने अपनी जो एसटी का स्टेटस है बार बार बात कर रहे थे, उसके लिए वो एक कमेटी बनाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। ये सेटअप की जाती है 2012 के अंदर, और ये आपके गवर्नर को भी जो गुरबचन सिंह है और ओकरान वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको भी काफी बार अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और एक बात जो है कि जो कुकीज कहते हैं कि मैती पॉपुलेशन मेजोरिटी में, और मेनली जो पॉलिटिकल पावर है वो मैतीज के पास ही रहती है, और मुश्किल से अभी तक 2-3 बार हुआ ऐसा कि आपके मैतीज कास्ट के अलावा कोई सीएम बना हो, दूसरा कोई इस सीएम बना होगा। तो इसी बात पे फिर क्या होता है कि ये किया जाता है हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट डायरेक्शन दे देता है इस चीज की कि आप 4 वीक्स के अंदर आप ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसके पास आप भेजिए, और 4 वीक्स के अंदर इसको वेरीफाई करके एसटी स्टेटस पे जवाब दीजिए, जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी मणिपुर गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, सोशल जस्टिस में भेज के इसकी बात कीजिए। ठीक है। अब जो मैतीज ने कहा कि हम सिर्फ इस एरिया में रह रहे हैं, और इस एरिया में मैतीज भी है, गोरखास भी है, मुस्लिम्स है, इवन कुकीज भी इस एरिया में रह रहे हैं। मैतीज के अंदर मोनली सिर्फ हिंदूज नहीं है, अलग अलग रिलीजन मुस्लिम्स भी है, कुछ परसेंटेज रेशियो है सबका। और मैतीज पॉपुलेशन कह रहे थे कि मेजोरिटी में है तो मेनली पावर इनके पास रहती है। और जो इवन जो इसका कुकी लोग है उसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको इवन पंचायती राज ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पूरा एक पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर रखा है पूरे इंडिया के अंदर। और मैतीज के पास अपर हैंड है, उनके पास स्टेट पॉपुलेशन ज्यादा है, और इनके मेंबर
60 मेंबर आते हैं इनकी सीट से, इनके 33 के एरिया से लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनकी विधानसभा में, तो इनके पास मेनली पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। और कि गवर्नमेंट इंडिया ने जब क्राइटेरिया ड्रॉन किया तो ये कहते हैं, कुकीज कह रहे हैं कि इनके पास एसटी का क्राइटेरिया नहीं था, जो लोकूर समिति की सिफारिशें थी उसमें कुकीज बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। और 6 शेड्यूल के अंदर, 5th शेड्यूल और 6 शेड्यूल आपके ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से डील करते हैं। उन शेड्यूल्स में भी ये क्या लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ये जो अपने एडीसी जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ट्राइबल एरिया हैं, ये अपनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। और इस काउंसिल बनाने के लिए कुकीज ने भी काफी कहा कि हम सब जगह, ये असम, नागालैंड में, मिजोरम में, सब जगह ये काउंसिल एडीसी बनी हुई है, तो ये एडीसी का प्रोविजन हमें भी दिया जाए, हमें भी 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए, ठीक है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सब जगह है, बट यहाँ पे मणिपुर के अंदर एडीसी नहीं है। तो इसकी भी डिमांड कौन करता है, कुकी ट्राइब के लोग करते हैं, ओके। और तो इसी डिमांड के लिए जो हिल एरिया कमेटी के एमएलए होते हैं एडीसी की डिमांड के लिए, ये खुद से, गवर्नमेंट तो इस पर कोई बिल लाती नहीं है, खुद से एक बिल पेपर करते हैं जिसको अपन प्राइवेट मेंबर बिल भी कहते हैं, और वो मणिपुर की असेंबली में उसको पेश करते हैं। बट गवर्नमेंट ने इसको पूरा एक तरीके से खारिज कर दिया, जो मणिपुरी गवर्नमेंट है इसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसी बात पे कुकीज ने कहा कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपना रही है वो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है और हमारा फोर्स्ड इविक्शन कर रही है। ये चूड़ाचंदपुर का डिस्ट्रिक्ट है, 3 मई 2023 को यहीं पे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन इसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मणिपुर में मार्च निकालते हैं। यहाँ पे सॉलिडरिटी मार्च थी ये, और यहाँ पे जाके फिर जैसे ये एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट है जहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे अटैक हुआ था और मेमोरियल गेट बना था, यहीं पे मोबिलाइजेशन मैतीस पीपल भी होते हैं, यहीं पे इनका क्लैश स्टार्ट होता है। अब क्लैश जब स्टार्ट होता है सॉलिडरिटी मार्च में करीब 80,000 पीपल इन्वॉल्व होते हैं। अब जहाँ पे मैतीज है और जहाँ पे कुकीज है ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, बट जहाँ पे मैती पॉपुलेशन बहुत, दोनों को बहुत लॉसेज हुए, मैती पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे कुकीज लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और जहाँ कुकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे मैतीज को बहुत नुकसान हुआ। इवन आपने काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं। अब फिर इसी बात पे जब एथनिक लाइंस पे जब चालू होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे अब जो पुलिस है मणिपुर पे वो भी क्या पार्टीशन हो जाती है कि कुकी जो पुलिस थी वो कुकी एरिया में जाने लगती है, और जो आपकी मैती पुलिस थी वो मैतीज एरिया में जाने लगती है। मतलब पुलिस भी ट्राइब्स की जो होती है वो आपस में बढ़ जाती है। और मैतीज का जो एलिगेशन है वो आज की रिपोर्ट भी है, आज भी लगा है, और काफ़ी जो अलग अलग आ रही है बातें उसके अंदर, कि इनका कि मैतीज ने असम राइफल्स के खिलाफ भी अभी हाल फिलहाल में एफआईआर करवाई है कि असम राइफल्स के जो लोग हैं वो उन पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, असम राइफल्स भी इनके खिलाफ है, ठीक है। ग्राउंड जीरो पे ये चीज़ें हो रही थी। अब जो अलग अलग वेपन्स है चालू हो गए, अलग 16,000 वेपन्स वहाँ से निकाल लिए। और जैसे अभी अमित शाह की विजिट थी, 2 दिन की विजिट पे आर होम मिनिस्टर यहाँ पे गए थे, उनको भी कई सिचुएशन की, कई चीज़ों का, वीडियोस का जो वायरल हुए उनका पता नहीं था। फिर जब वो इंटरनेट पे वायरल होते हैं तभी हर चीज़ का एक्शन चालू होता है, जो विमेंस का था यहाँ पे एंगल। और जो आइडेंटिफाई मैतीज, कुकी मैतीज पुलिस होगी, कुकी पुलिस होगी, ये सब आपस में अलग अलग होने लगे। इवन जब आर्मी वहाँ पे आई, आर्मी वहाँ पे जब पहुंची तो आर्मी ने से सपोर्ट मांगने की कोशिश की, तो इवन ये आर्मी से ही लड़ने लग गए। जो पुलिस है इन्होंने आर्मी के अगेंस्ट ही हथियार उठा लिए, ठीक है। और अलग अलग जो आपके मिस्टर शाह की विजिट थी उससे पहले जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ से मतलब वेपन्स लूट लिए गए। और पुलिस के लिए या फिर किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस में जो उनका वेपन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसकी वजह से इवन दे कैन बी फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब, ओके। बट वहाँ से जो वेपनरी है वहाँ से पूरे वेपन्स निकाले गए, मैतीज लोगों ने वेपन्स निकाल लिए, कुकीज लोगों ने वेपन्स निकाल लिए। और यही मणिपुर की सबसे बेसिक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो नॉर्मली इन प्रोटेस्ट में वेपन्स इन्वॉल्व है, और वो बहुत एडवांस्ड वेपन है। इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आर्मी को बहुत नुकसान होता है, असम राइफल्स को बहुत नुकसान होता है, और इवन जो ट्रेंड सोल्जर्स है, पुलिस के लोग हैं, वो भी इसमें काफ़ी हद तक अब इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और जो ये जो एक क्लैश है वो एक मोमेंट में ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक वीडियो वायरल होती है एक यंग वुमेन की, जो उसकी बॉडी रैप की हुई होती है प्लास्टिक के अंदर, और शी इज ब्रूटली मर्डर्ड। तो उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा जो क्लैश है बढ़ जाता है, वायलेंस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। बट बाद में कंफर्म किया जाता है कि वीडियो कहीं पुरानी, जो आपका दिल्ली का पुराना वीडियो था कहीं पे, जो मर्डर्ड बाय हर पेरेंट्स का जो कोई वीडियो था, फेक वीडियो था एक तरीके से। बट ये वायलेंस अब बढ़ चुके थे, काफ़ी बढ़ चुके थे। हाउस है, चर्चेस, टेम्पल, शॉप, सबको डिस्ट्रॉय करने लगे, और काफ़ी ज़्यादा मणिपुर के अंदर डिवीजन चालू हो गया। और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में लोग थे उनको भी अलग से अलग जगह ट्रांसफ़र किया गया कि आप इस एरिया में जाना चाहते हैं, सब इस एरिया में जाते हैं। और एथनिक
वायलेंस के अंदर मणिपुर के अंदर 60 से ज़्यादा लोग मारे गए इस टाइम तक, आपके 9 मई तक की बात कर रहा हूँ मैं, और 200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, ये वीरेंद्र सिंह की बात है। और यहाँ पे चूरा चंद्रपुर का एक इंस्टेंस था, यहाँ पे मोर देन 1700 जीरो एफआईआर फाइल हुई। अब जीरो एफआईआर क्या होती है कि जो एफआईआर होती है आपको जो एरिया में क्राइम हुआ है उसी एरिया में फाइल करनी होती है, तो वो उस स्टेशन की होती है। पर जीरो एफआईआर वो होती है कि अगर मान लो आपका एरिया ए है बट आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे फाइल करते हैं एफआईआर, और इस एफआईआर को क्या कहते हैं, जीरो एफआईआर। और ये एफआईआर जाती है बाद में जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस एरिया का इंसिडेंट है, जिस पुलिस स्टेशन में आ रहा है, वहां पे जाके ये फाइनलाइज होती है और आपको उस टाइम कॉपी दी जाती है। तो मोर देन जो हर जगह जीरो एफआईआर है, काफी ज्यादा फाइल होने लगी इस टाइम की सीन तक। ठीक है, जो प्रेस स्कोर जीरो एफआईआर का मतलब पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंज बढ़ गया इसके अंदर। और जो ऑर्डर रिलीज हुआ कि ये जो कहा था कि सिर्फ बाद में कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 342 के तहत सिर्फ प्रेसिडेंट को ही यह है कि प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से ही कोई ट्राइब एसटी ट्राइब बन सकती है, और मेनली कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने रोक दिया। और जो अलग अलग राइटर्स है, फायर आर्म्स है, ये लोग अलग अलग लेने लगे। 4 मई तक ये चीज़ हो गई थी। और 5 विलेजेस के अंदर ये जो सीन था 2 मैन और 3 वुमेन का, ये आपस में चारों को मार देते हैं। और जो वीडियोस वायरल हुए थे वो इसी इंसिडेंट से हुए थे काफ़ी, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस बढ़ने लगे। ओके, फिर अब बात थी कि चीफ मिनिस्टर को जो रिजाइन करने की बात थी इसी के अंदर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था, बट वहाँ पे वो रिजाइन नहीं करते हैं क्योंकि दोनों सेम पार्टी की गवर्नमेंट है। जबकि बजाय इसमें मैंने हिस्ट्री के अंदर काफ़ी कम इंस्टेंसेस देखे हैं। आर्टिकल 356 के बारे में आप सब जानते हैं, ये आर्टिकल है इमरजेंसी का। बट आर्टिकल 355 जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है, और 355 में आपको लिखा है कि जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब स्टेट से कंट्रोल नहीं होती, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाता है एज कंपेयर टू, यहाँ पे क्या लगाया जाता है आपका आर्टिकल 355 का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये मणिपुर के सीएम जब रेजिग्नेशन लेके जाते हैं तो वुमेन्स जो है उस रेजिग्नेशन को फाड़ देती हैं। कितना ही मुश्किल था एक रेजिग्नेशन पहुंचाना, बट ओके। और यही जो मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट अब पुलिस और आर्मी के बीच में भी होने लगता है जब ये आर्मी यहाँ पे हेल्प सॉर्ट करती है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 मेंबर की कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी बनाई 4 जून को, और जो अजय लांबा हेड करेंगे, चीफ जस्टिस थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस, ये प्रोब करेंगे कि जो इतनी वायलेंस हुआ है किस वजह से हुआ है, इसको क्या क्या उसमें कारण थे, इस पर एनालिसिस करेंगे। सीबीआई जो 6 एफआईआर हुई है, जो अलग अलग वुमेन्स के जो वीडियोज है, अलग अलग चीज़ें हो रही है, उनको 6 एफआईआर को सीबीआई अलग से देखेगी। एंड जो कमीशन है अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सबमिट करेगा अपनी फर्स्ट सिटिंग से, और इसका कहाँ पे विजिट होगा, इम्फाल के अंदर। और यूनियन मिनिस्टर ने भी काफ़ी यहाँ पे मीटिंग की कुकी कमेटी का साथ, मैती कमेटी के साथ और सिविल सोसाइटी के लीडर्स के साथ, ताकि यहाँ पे पीस हो सके। बट ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा अभी तक। अलग अलग पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी के साथ मिलके काफ़ी पीस प्रोसेस स्टार्ट किया गया। और बाकी इस वायलेंस की वजह से काफ़ी लोग जो ट्राइब्स के लोग हैं वो अलग अलग स्टेट्स में जाने लगे, और अलग अलग उनको थ्रेट्स भी मिलने लगे, और उनके होमलैंड वगैरह जो रेंटेड हाउस है सब 35 लोग भी छोड़ने लगे। और ये आपके मैंने फोटो लगा रखी है जो मर्जर का एक्ट है उसकी, और ये जो शिलोंग के अंदर मणिपुर, इसके लिंक भी मैंने दे रखे हैं। अब बात करते हैं इसकी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू डू एनीथिंग तो वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस, हम इस पे एक्शन लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो कमेटी है इस पर बना दी है, हाल फिलहाल आज ही की बात है, और वो इसको प्रोब करेंगे। और बट वायलेंस जो है अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, काफ़ी जो क्लींजिंग है वो एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है। सॉल्यूशन इसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन है। जो आपके वाउंड्स हैं, जो एक तरीके से आपकी जो दिक्कतें हैं उनको टाइम लगेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो पर्टिकुलर इस पर बातचीत होनी जरूरी है। और एक कॉमन पॉलिसी की बात होनी चाहिए। जो अलग अलग म्यांमार की अंदर जो आपकी चीज़ें हो रही है, अमित शाह ने इसकी फेंसिंग की बात की है कि म्यांमार के बॉर्डर को हम सील करेंगे, वहाँ पे फेंसिंग करेंगे। जो म्यांमार आर्मी ने, जैसे आप जानते होंगे, वहाँ पे कू किया है म्यांमार की आर्मी ने, और उस वजह से वहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट इंडिया की तरफ आ रहे हैं। बट मिजोरम के अंदर तो ये हो रहा है कि वो ओपनली इस चीज़ का वेलकम कर रहे हैं। बट जो वहाँ पे कुकी पीपल है, नागा पीपल है, वो उनसे वायलेंस में जा रहे हैं, उन पे वो अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं बॉर्डर सीलिंग की। तो एक ही कंट्री के अंदर 2 स्टेट की अलग अलग पॉलिसी की वजह से अब जो फ्रैक्चर्ड एथनिक रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे सही हो सकते हैं।
उनको वक्त लगेगा हर चीज़ का। और मणिपुर के अंदर जो सीकिंग शेल्टर हो रहा है, ट्राइब्स के बारे में आपस में बात करके उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये बात जब गवर्नमेंट है बार बार एक्सटेंड करके इसको कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट के फ्रंट पे अपन बेसिक चीज़ समझे तो गवर्नमेंट के फ्रंट पे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके फ्रंट पे तो एक पूरा फेलियर है ही है। उनकी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का पूरा फेलियर है। स्टेट मशीनरी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है। एंड जो आर्मी के खिलाफ भी चीज़ें हो रही है, असम राइफल के खिलाफ भी चीज़ें हो रही है, तो एक तरीके से पूरा केओस है वहाँ पे। उसको सॉल्व करने के लिए इट विल टेक टाइम, प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। और जो गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप 4 वीक्स के ज़्यादा 1 साल का टाइम दीजिए, हम इसको इम्प्लीमेंट करेक्ट नहीं करें। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें उसी पे चीज़ें होंगी। आगे आगे जो फर्दर डेवलपमेंट होंगे वो देखते जाएंगे। मैं होप सो कि जो स्टेट के अंदर इतना वन स्टेट इज बर्निंग, सो मेनी वायलेंस, सो मेनी मर्डर्स एंड अदर एजेंडा जो हो रहे हैं, अदर चीज़ें क्राइम्स हो रहे हैं, इट इज़ वेरी हॉरिफाइड फॉर द नेशन। तो आई होप सो इट विल सोल्व इन अपकमिंग टाइम एंड होप यू अंडरस्टैंड मणिपुर क्राइसिस, मणिपुर हिस्ट्री आपको थोड़ी समझ में आई होगी। आप समझ पा रहे होंगे व्हाट इज द ethnic relations, what are the religious relations, what is their history, why they are fighting, अलग अलग ग्रुप्स क्या हैं, अलग अलग उनके नेचर क्या हैं, और जो उनकी डेमोग्राफी है, जोग्राफी है, आप समझ पाए होंगे। आई होप, थैंक यू वेरी मच।